साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हाई कोर्ट में तो डेट के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन आपको डालनी चाहिए थी, जिसको हम बोलते हैं कि सर्कुलेशन डालते हैं, अर्जेंट सर्कुलेशन, कि आप सेम डे सुनवाई करो या कल सुनवाई कर लो। तो वो एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी आपको, और वो एप्लीकेशन डाल के कहना चाहिए था कि उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, आज ही सुनवाई करो। सर्कुलेशन बोर्ड बोलते हैं कि कल सुन लो, आज सुन लो, तो वो करना चाहिए था हाई कोर्ट में। अगर नहीं किया है तो फिर जो नॉर्मल तरीके से डेट पड़ती है वही डेट पड़ेगी ना। हाई कोर्ट को तो नहीं पता कि ये केस में ये क्या फैक्ट्स हैं। आप कोर्ट को दावे से बोलिए कि अगर ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई तो अगले दिन आप वापस जेल में डाल देना, ऐसा आप कोर्ट को बोलो। कस्टडी में भी इलाज कराने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो कहाँ से वो लोग फिर मना? अभी तो आपकी पिटीशन पेंडिंग है ना अगले हफ्ते, तब आप वहाँ पर ये सारी दलीलें रखनी चाहिए। बिकॉज उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है, जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं ये करने के लिए। इफ़ स्टेट इज़ रेडी, अगर स्टेट रेडी है तो फिर कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट को भी नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट में आप ये दलील रखना चाहिए। आप किसी भी क्रिमिनल एडवोकेट से अगर अच्छे से कोई मेरी तरह फाइल पढ़ता है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो कोर्ट के सामने ज़रूर रखने चाहिए, और हाई कोर्ट ने इस पर कंसिडर करना चाहिए कि ये केस जो है वो एक्विटल होना चाहिए, जो 85 ईयर्स का है। और नॉर्मल केसेस में भी 11 साल बाद 13 साल बाद अगर हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं बेल और पैरोल मिल ही जाती है। मैं एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड मेनली प्रैक्टिस करती हूँ, तो जो मैंने आसाराम बापू के केस के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जो स्टडी किए हैं, अलॉन्ग विद द एविडेंस एंड विद द जजमेंट, जोधपुर केस भी, अहमदाबाद केस भी, उस केस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि आसाराम बापू के ऊपर केस बनता ही नहीं है। ऐसे ऐसे सेक्शन लगाए गए हैं गैंग रेप के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जो कि एक लॉ स्टूडेंट भी सुनेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि इसमें गैंग रेप कैसे बन रहा है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे बन रहा है। तो वही सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। साथ में मैंने अहमदाबाद केस का भी ज़रूर बताया है, क्योंकि उसमें तो ऐसे शॉकिंग चीज़ें हैं कि 12 साल बाद आके एक लड़की कह रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा 12 साल पहले हुआ था, कोई डेट भी नहीं है, और उसकी सगी सिस्टर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कोर्ट कह रही है कि हम डिफेंस के विटनेसेस नहीं सुनेंगे, डिफेंस की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि डिफेंस के जो विटनेसेस हैं वो फॉलोअर्स हैं आसाराम बापू के, तो वो उन्हीं के फेवर में बोलेंगे, जबकि वो आई विटनेस हैं। लेकिन जहाँ पे बहन आके बोल रही है उसकी भी नहीं सुन रहे हो आप, तो बहन की भी नहीं सुन रहे हो, तो फिर कौन क्लोज है कौन दूर है, ये तो ट्रायल कोर्ट ही समझ पाई आज तक। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ बताई हैं, और उस दृष्टि से मैंने ये कहा है कि आसाराम बापू के केस में उनको एक्विटल हाई कोर्ट से मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में सारी बातें रखनी चाहिए, जो भी सारे केस के मेरिट्स और पॉइंट्स हैं। दूसरा मैंने ये कहा है कि मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको एक बार भी पैरोल क्यों नहीं दी गई, एक बार भी बेल क्यों नहीं दी गई। तो यहाँ पर कोर्ट में जो मैंने ऑर्डर पढ़े, कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब ऐसा हुआ कि उनको बाहर छोड़ा गया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो गई? क्या ऐसा एक बार भी हुआ है? तो आप एज्यूम क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ इस बात से एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो जाएगी। क्या फॉलोअर्स किसी बड़े नेता के नहीं होते? इससे ज़्यादा होते हैं। कितने सारे लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनको भी बाहर छोड़ा जाता है बेल पर, और मेडिकल कंडीशन पर तो ज़रूर छोड़ा जाता है। और अगर कहीं से भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो सकती है तो आप ऐसी कंडीशंस लगा दीजिए कि भाई 12 के। सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली थी तो वकीलों ने ये बोला कि पुलिस कस्टडी में हमको भेजो आयुर्वेदिक इलाज कराने, तो भी सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और संत आसाराम जी बापू की तबीयत की बात की है तो काफ़ी क्रिटिकल तबीयत है, 3 ब्लॉकेज है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन हाई कोर्ट भी देख रहे हैं, हाई कोर्ट भेजा तो हाई कोर्ट भी देख रहे हैं हम लोग कि काफ़ी लंबी डेट दी है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, क्योंकि मैं वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं आपको जनरल वहाँ की प्रैक्टिस बताती हूँ। क्योंकि ये जो पॉइंट था ये पहले हाई कोर्ट में गए था। हाई कोर्ट में आपने कहा था कि माधव बाग जाना है, पुलिस कस्टडी में, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पे ये आंसर नहीं हो पाया पॉजिटिवली, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर हाई कोर्ट में कोई बात हुई हो, ऐसे केसेस में जनरली सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि वापस हाई कोर्ट जाओ, जनरली, क्योंकि मैं वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि वापस हाई कोर्ट जाओ तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, ऐसा होता है। हाई कोर्ट में तो डेट के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन आपको डालनी चाहिए थी, जिसको हम बोलते हैं कि सर्कुलेशन डालते हैं, अर्जेंट सर्कुलेशन, कि आप सेम डे सुनवाई करो या कल सुनवाई कर लो। तो वो एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी आपको, और वो एप्लीकेशन डाल के कहना चाहिए था कि उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, आज ही सुनवाई करो, आप प्रोडक्शन ले लो आज ही। हम इसको प्रोडक्शन बोर्ड बोलते हैं, सर्कुलेशन बोर्ड बोलते हैं कि कल सुन लो, आज सुन लो। तो वो करना चाहिए था हाई कोर्ट में। अगर नहीं किया है तो फिर जो नॉर्मल तरीके से डेट पड़ती है वही डेट पड़ेगी ना। हाई कोर्ट को तो नहीं पता कि ये केस में ये क्या फैक्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट आपकी तारीख जल्दी लगा लेगी। क्योंकि मैडम देख रहे हैं पेरोल की बात की, तो आपने बताया कि हाई कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगी तो जज साहब ने बोला कि उनके फॉलोवर्स है, हम नहीं दे सकते। लेकिन एक तरफ सिरसा के अंदर राम रहीम जी को
तो उनको पैरोल मिल सकती है। और बेस उनके जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब उनके समर्थकों ने काफ़ी दंगे किए थे, काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी, कर्फ्यू लग गए थे। उसके बावजूद अगर उनको पैरोल मिल सकती है तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? बिल्कुल, देखो उनके केस पे भी तो आपको ये बात बोलनी चाहिए कि उनके केस में भी ट्रायल करके देखा ना, इवन इफ उनका बैकग्राउंड था फिर भी ट्रायल करके देखा, बाहर पैरोल पे छोड़ा, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज नहीं हुई। उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, कुछ नहीं हुआ, वो आते हैं पैरोल पे, चुपचाप चले भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो कंडीशंस फॉलो करते हैं कि वहाँ पे कोई मिलने नहीं आएगा। तो आप भी कह सकते हो कि कोर्ट में कहना चाहिए कि हम भी ऐसा करेंगे, आप कंडीशंस लगा दीजिए, कोई फॉलोअर नहीं आएगा, आप एरिया बना दीजिए कि इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे राम रहीम जी के केस में भी ऐसा है कि वो उस एरिया में नहीं है जहाँ उनका आश्रम है, दूसरे एरिया में उनको ठहरना है। तो ऐसी कंडीशनल आप बोल सकते हैं, कंडीशनल बेल या पैरोल बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यानी कानून है ना, कानून है, लेकिन उसको मांग करनी पड़ती है कि इस तरह से हमें प्रोविज़न दीजिए। यही मैटर नेताओं पे, अभिनेताओं पे लगता है, तुरंत उन लोगों को जमानत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। लेकिन आसाराम जी बापू की बात की जाए तो 11 साल में 1 मिनट के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं मिली। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैंने उठाई है कि मिलनी चाहिए उनको राहत। और इसी चीज़ को देखकर मुझे लगा कि अगर ये आसाराम बापू नहीं होते, नॉर्मल कोई केस होता, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सोच लीजिए कि हमारे कोई फादरली फिगर है जो 85 ईयर्स का है, और नॉर्मल केसेस में भी 11 साल बाद 13 साल बाद अगर हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं बेल और पैरोल मिल ही जाती है। आप उस दृष्टि से सोच के देखिए, तो मिलनी ही चाहिए। यही सवाल मैंने भी उठाया है कि मिलनी चाहिए, तो उसी तरह से दलील आप हाई कोर्ट में कीजिए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, करते रहिए, बिकॉज कानून है और लोगों को मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए। आप इस केस को इस तरह से बताइए कि ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल पर्सन है और बाहर आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। आप कोर्ट को ये कन्विंस कीजिए कि नहीं होगी सिचुएशन अराइज। आप एक बार छोड़ के देखिए, आप कोर्ट को दावे से बोलिए कि अगर ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई तो अगले दिन आप वापस जेल में डाल देना, ऐसा आप कोर्ट को बोलो। कस्टडी में भी इलाज कराने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो कहाँ से वो लोग फिर मना? अभी तो आपकी पिटीशन पेंडिंग है ना अगले हफ्ते, तब आप वहाँ पर ये सारी दलीलें रखनी चाहिए, पेंडिंग है, अभी खारिज नहीं हुई है। देखते हैं दूसरे अपराधी होते हैं, उनके लिए मानव अधिकार वाले आगे आते हैं, लेकिन संत आसाराम जी बापू के केस में देखा जा रहा है कि मानव अधिकार वाले दिखते नहीं। तो आपने करना चाहिए। मैं तो यहाँ ये भी राय दूंगी कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में डालिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन डालिए। अगर बापूजी के ह्यूमन राइट्स भी तो इफेक्ट हो रहे हैं उनकी मेडिकल की दृष्टि को देखते हुए, तो ज़रूर आपने डालना चाहिए। अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो आपने सामने जाना चाहिए। क्या लगता है, मतलब पॉलिटिक्स प्रेशर है, क्या लगता है? क्योंकि 11 साल में हमने देखा संत आसाराम जी बापू को मिली तो केवल कोर्ट से एक तारीख मिली, उनको और कुछ राहत नहीं मिली। देखिए, बिना एविडेंस के मैं कोई बात नहीं करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं वकील हूँ, तो बिना एविडेंस के आई नेवर से एनीथिंग। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कोई एविडेंस हो तो आप बताओ, अगर कोई एविडेंस है तो मेरे सामने लाओ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई बीच में है। बहुत कारण बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सही तरीके से अगर आप कानून की बातें कोर्ट में रखते हैं, जो कोर्ट को लग रहा है बात, जो पॉइंट कोर्ट को लग रहा है जिस वजह से नहीं दे रहे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कीजिए। जैसे कोर्ट ने अगर कहा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो अराइज होगी, तो आप उसी पॉइंट पे कोर्ट को कन्विंस कीजिए, इधर उधर बाकी पॉइंट्स पे फिर मत जाइए। कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि अगर हुआ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अगले दिन आप वापस जेल में डाल दीजिए बापू को, या बोलो कोर्ट को। और अभी तो अगर आपकी पुलिस कस्टडी वाली पिटीशन पेंडिंग है तो वो ज़रूर मिलनी चाहिए, बिकॉज उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है, जो स्टेट ऑफ राजस्थान है उन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं ये करने के लिए। इफ़ स्टेट इज़ रेडी, अगर स्टेट रेडी है तो फिर कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट को भी नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट में आप ये दलील रखना चाहिए। क्या लगता है, मतलब हाई कोर्ट से राहत मिलेगी? क्या होगा, ट्रायल शुरू होगी? मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर मेरिट्स को देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, आप किसी भी क्रिमिनल एडवोकेट से अगर अच्छे से कोई मेरी तरह फाइल पढ़ता है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो कोर्ट के सामने ज़रूर रखने चाहिए, और हाई कोर्ट ने इस पर कंसिडर करना चाहिए कि ये केस जो है वो एक्विटल होना चाहिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।